हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर आपका 4 चल रहा है, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। यदि मैं आपसे कहूं बच्चों कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में, तो पूरा कंप्लीट सेपरेट वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 4 में। आज हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स स्टार्ट होने वाला है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, और इससे संबंधित ज़्यादा आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। इसके प्रमुख यौगिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं बच्चों। यहाँ पर लेंथेनाइड संकुचन के बारे में क्वेश्चन बनता है, साथ में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में एक अंतर बनता है। 2-3 प्रश्न है। लेंथेनाइड का एक प्रमुख आपका मिश्र धातु या आंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। 3-4 क्वेश्चन है जिसे आपको तैयार करना है। इस आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स से आपके एलिमेंट्स भी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सीखना है। यदि ऑक्सीकरण अवस्था पूछ दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ दिया जाए, थोड़ा बहुत यदि कभी कभार पूछ दे तो आपसे बनना चाहिए, बाकी इतना डीप में क्वेश्चन नहीं बनता। पहला क्वेश्चन बनता है, एफ ब्लॉक के तत्व को आंतर संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करूं तो बच्चों, एफ ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया, एक आपका लेंथेनाइड और एक आपका एक्टिनाइड। ये कहां से है बच्चों, तो आपके डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर का ही एलिमेंट्स है। जैसा कि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो अच्छे तरीके से तैयार किया होगा 11th क्लास में। आपका जो पहला भाग होता है बच्चों, यहाँ पे मैं यदि आपसे यहाँ पे कहूँ तो ये आपका एस वाला भाग होता है। जो दूसरा भाग होता है बच्चों, यहाँ पे आपका डी होता है, और फिर यहाँ पे जो आपका तीसरा भाग होता है वो आपका पी होता है। और यहीं से ये आपका डी आपके 10 समूह होते हैं, फिर यहाँ 13 से 14 से आपका 18 तक होता है। इस डी के लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लेंथेनाइड समूह में रखा गया, और यहाँ से एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को एक्टिनाइड समूह में रखा गया। लेंथेनम के बाद और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को रखा गया, इसलिए इसे 4F और इसे 5F के नाम से दिया गया। इसे लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, और इसी के अंदर के एलिमेंट्स हैं आपके ये लेंथेनाइड ग्रुप और एक्टिनाइड ग्रुप, इसलिए इसे आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या बोला जाता है बच्चों, आंतर संक्रमण तत्व, क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F उपकोष में प्रवेश करता है। जैसे आप सबको पता है कि डी ब्लॉक में आपका N और N-1 2 कोष आपके अपूर्ण होते हैं, लेकिन वहीं पे जब हम F ब्लॉक में पहुंचते हैं बच्चों तो N, N-1 और N-2 उपकोष अपूर्ण होता है। यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश करता है जानते हैं। जैसे नाभिक है बच्चों, ये आपका पहला कोष, दूसरा कोष, फिर तीसरा कोष, इसके अंदर मान लो ये आपका एक और कोष है, फिर बच्चों आपका एक और कोष है। इतने कोष आपको दिखाई दे रहे हैं, पेन ही खत्म हो गया लगता है। ठीक है, चलो ये आपका कोष है। तो ये जो बाहर वाला N कोष होगा, इसके अंदर N-1 और फिर उसके अंदर N-2, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है। सोचो जरा, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसलिए इसे यहाँ पर आंतर संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाता, ना तो इसमें जाता है N-2, और वो भी आपके F उपकोष में प्रवेश करता है, F उपकोष के कक्षक में प्रवेश करता है। F में कितने कक्षक होते हैं बच्चों, तो 7 होता है। 3 हो गया, 4, 5, 6, 1, 7। तो ये 7 कक्षक हैं F में, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। पहले 1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे क्रम से आगे बढ़ता जाता है। तो इसे ही हम बोलते हैं आंतर संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स किसे कहा जाता है, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल्स में भरा होता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष के 2 पहले कक्ष में भरा जाता है। अंतिम कक्ष के 2 पहले कक्ष मतलब अंतिम में से अंदर वाले कक्ष में, अर्थात N-2F उपकोष में भरा जाता है। यही कारण है कि ऐसे 14 तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आंतर संक्रमण तत्व यदि पूछ दिया जाए तो आप लोगों को इतना पूरा लिखना है, और क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में, ये सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, आंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। N-2F कोष के कक्षक में, मतलब उपकोष, आपका F उपकोष होता है, कक्षा में आपके उपकक्षा होते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका ये पहला कक्षा है, इसमें S उपकोष, फिर दूसरा कक्षा है, इसमें S और P, फिर तीसरा आपका SP और D,
फिर चौथा sp d और f उपकोष उपस्थित रहता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है f ऑर्बिटल्स में प्रवेश करते हैं या f उपकोष के ऑर्बिटल्स में प्रवेश करते हैं। हमने आपको बता ही दिया कि आंतर संक्रमण तत्वों को दो भागों में बांटा गया बच्चों, एक लेंथेनाइड श्रेणी और एक एक्टिनाइड श्रेणी। यदि आप कहोगे कि आबाहु के नियम के आधार पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शा दें तो भैया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतः गलत हो जाएगा, क्योंकि आबाहु के नियम के आधार पर डी में प्रवेश करना शुरू कर देगा, एफ में जाएगा ही नहीं। लेकिन इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, 4f और 5d। ठीक है, जैसे मैं आपसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझाना चाहता हूँ। देखिएगा, ये देखिएगा लेंथेनाइड श्रेणी है, ये कहाँ से शुरू होता है? ये आपका सीरियम से शुरू होता है ल्यूटेशियम तक। लेंथेनम के बाद के 14 तत्व होते हैं, सीरियम से शुरू होता है ल्यूटेनियम तक। ठीक है, ल्यूटेशियम सॉरी। सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 है। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। सीरियम है, सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 58। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 3d10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 4s2, 4p6, 4d में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। कहानी यहाँ शुरू होता है। फिर आपका बच्चों 5s2, 5p6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर 4f यहाँ पे खाली है। ठीक है, 4f में बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। फिर आपका आता है 5d और फिर 6s। तो 6s में पहले भर देते हैं, इसके बाद 5d में भरते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका सीरियम है तो इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाता है, ये होता है। और यदि मैं आपसे कह दूं कि इसको और पूरा इसको मिला दूं तो ये 4 के अलावा बचेगा 54, और 54 होता है जेनान का। तो जेनान करके आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4f में 1 इलेक्ट्रॉन, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर आ गया। आप बाहु के नियम का पालन ही नहीं करता बच्चों। ठीक है, यदि आप सोचोगे कि पहले 4f में सॉरी 5d में प्रवेश करे तो लगभग ऊर्जा स्तर इनका समान होता है, इसलिए 5d में पूरे इलेक्ट्रॉन जाकर 4f में प्रवेश करने लग जाते हैं और फिर ये निरंतर क्रम बढ़ते जाता है 4f में, फिर 5d में आता ही नहीं है। 5d में 2 3 में जैसे आपका पहला है सीरियम है, फिर जब f में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब 5d में जाएगा। 3 ही में आपके 5d में है, बाकी आपका पूरा का पूरा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लॉजिक से यदि आप तैयार करोगे तो सीरियम है। ठीक है, सीरियम के बाद आपका बच्चों 5d हट जाता है, इसमें 1 1 2 ऑलरेडी एक और आ जाएगा क्योंकि आपका कितना है यहाँ पर 59 है। ठीक है, प्रेसियोडाइमियम में। ठीक है, फिर आपका नियोडाइमियम में आपका 3 है, फिर 4 है, फिर 5 बढ़ता जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर 6, फिर 7, 7 के बाद फिर से ये 7 है। आपको पता है ना कि अर्धपूर्ण कक्षक या पूर्ण कक्षक हो तो आपका स्थायी होता है, अर्धपूर्ण कक्षक हो या तो पूर्ण कक्षक हो। जैसे 4f में आपका यहाँ पे मान लीजिए 7 था ही, अब यहाँ पर 8 होना चाहिए लेकिन 7 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया क्योंकि 7 में अधिक स्थायी है। फिर से भाई आपका 9 आ गया क्योंकि फिर अस्थायी हो जाएगा, 9 आ गया, इसके बाद फिर से 10 हो गया, फिर 11 12 13 14, फिर से 14 आ गया, इसमें आपका 14 ना होकर इसमें आपका इलेक्ट्रॉन चला जाना चाहिए। कहने का मतलब तो भाई साहब इसमें क्या होता है कि अधिक स्थायित्व के लिए ऐसा होता है। तो 3 ही आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें आपका है ना डी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है। तो ये चीज़ आपको तैयार करना है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यदि आप एक तैयार कर लेते हैं ना, इसको ये तैयार है ना, इसके बाद आपका जेनान अगले नंबर में प्रेसियोडाइमियम में क्या हो जाएगा, प्रेसियोडाइमियम। नाम भी बड़े अटपटे होते हैं भाई। ये 4f में ना इस बार d से हटेगा 2 और एक ऑलरेडी 3 हो जाएगा, फिर 6s2, फिर अगले में 4f आपका 4 हो जाएगा, 4f 5 हो जाएगा, 4f आपका 6 हो जाएगा, 4f आपका 7 हो जाएगा, अगले में 8 होना चाहिए लेकिन 7 ही रहता है। ये आपके 5d में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है। कारण ये होता बच्चों क्योंकि ये आपका जब अर्धपूर्ण भरा होता है, यहाँ पे आपके 7 कक्षक हैं। कितने कक्षक हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। जब एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हो या तो पूर्ण रूप से 2 2 इलेक्ट्रॉन भरे हो तो अधिक स्थायी होते हैं। फिर आगे चलेंगे तो आपका 8 ना होकर 8 तो यहाँ पे होना चाहिए तो आपका 9 हो जाएगा। फिर 4f आपका कितना हो जाएगा बच्चों, बाकी आपका सेम है पोजीशन ना, फिर आपका 10 हो जाएगा, 4f 11 हो जाएगा, 4f 12 हो जाएगा, 4f 13 हो जाएगा, 4f 14 हो जाएगा, फिर 4f आपका 14 हो जाएगा और 5d 1 हो जाएगा।
बाकी 6s2 हर जगह है, 6s2 हर जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्रम है, यदि आपसे एक बन रहा है ये पहला वाला, अब कहोगे सर इसमें डी में जाना चाहिए, एफ में नहीं जाना चाहिए, एफ में जाता है, ऊर्जा समान होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन एफ में प्रवेश करना शुरू कर देता है, और इसलिए तो हम इसे बोलते हैं भाई 4f श्रेणी, क्योंकि f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और f ब्लॉक का एलिमेंट्स ही है। पहले ही आपने प्रॉपर्टी पढ़ लिया है कि f ब्लॉक का एलिमेंट्स कौन कहलाएगा, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन f कोष में प्रवेश करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका हो गया बच्चों लैंथेनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे ही आप एक्टिनाइड श्रेणी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी का क्या होता है बच्चों, एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व होते हैं। ठीक है, लॉरेंसियम से आपका होता है, सॉरी थोरियम से होता है लॉरेंसियम तक। थोरियम आपका परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है बच्चों, ये लॉरेंसियम का यहाँ पे गलत लिखा है, Lr होना चाहिए, है ना, लॉरेंसियम का Lr होना चाहिए, यहाँ पर आप बना लीजिएगा थोड़ा सा Lr, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये कहाँ से आ गया। तो इसका यदि मैं भौतिक गुण बोलूं कि प्रॉपर्टी आप भौतिक गुण तैयार करो, तो इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे उस चीज़ों को मैं कराऊंगा। पूरा रट्टाफिकेशन करने की जरूरत है, बोर्ड एग्जाम के लेवल से मैं पढ़ाता हूं, इसलिए परेशान करने की जरूरत नहीं रहती है, मेरी आदत ही नहीं है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आपके एक्टिनियम के बाद के जो 14 तत्व हैं, थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक के 14 तत्व एक्टिनाइड श्रेणी में समावेश हैं। जैसे आप देखिए थोरियम है, TH है, प्रोटेक्टीनियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिसियम है, क्यूरियम है, बर्केलियम है, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम है, फर्मियम है, इसके बाद मेंडेलिवियम है, नोबेलियम है, लॉरेंसियम है। एक चीज मैं आपसे कह दूं कि यदि 12th क्लास में क्या इन एलिमेंट्स को याद करना चाहिए, तो आप कहोगे सर वीडियो के लास्ट में बताते हो, पहले बताए होते तो मैं याद नहीं करता। बिल्कुल याद नहीं करो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बच्चों सिलेबस में है, क्या करें, पढ़ाना पड़ता है ना। अब आप कहोगे इसका ट्रिक, तो ट्रिक भी आपको यदि मैं करा दूं, लेकिन ट्रिक कराने की जरूरत क्या है, 12th लेवल में आता ही नहीं है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड संकुचन कैसे होता है। तो अभी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूं, बाकी इसका एक अलग से क्वेश्चन आएगा कि लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन के कारण या इसके प्रभाव समझाइए। तो पहली बात, आकार में कमी होना, परमाणुओं के आकार में कमी होना। जैसे हम लैंथेनाइड श्रेणी में बात करते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी कैसे चलता है बच्चों, इधर से इधर चलता है, ऐसे कुछ चलता है। ठीक है, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, ये हमारा बायां भाग है और इधर हमारा दायां भाग है। ठीक है, जैसे जैसे हम बायां से दायां भाग की ओर चलेंगे बच्चों, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती है। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा सीरियम का 58 होता है, सही है, 58 के बाद आपका हो जाएगा 59, फिर 60, 61। इन 72 कोष में जो आपका N-2F है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती है। पहले 1 होता है, फिर आपका जैसे 5F है तो 5F में आपका 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका 3 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका 4 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती है। जब बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, बीच में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, तो नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होता है। कैसे, जैसे यहां पर ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन बढ़ा और यहां पर N-2 कक्षक है, इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो इस पे आकर्षण बल बढ़ा। जब आकर्षण बल बढ़ा तो इसमें आंशिक रूप से संकुचन होता है, कमी होता है, और ये कमी होता है जिससे आकार में कमी हो गई, और जब आकार में कमी हुई तो उसके त्रिज्या में भी कमी हो गई। यही कमी आपका लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। इस पर अलग से सेपरेट वीडियो देंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। ऐसे इनका आप आयनन एंथैल्पी की बात किया जाए या आयनन ऊर्जा जिसे बोलते हैं बच्चों, तो समानता लैंथेनाइड की जो आयनन ऊर्जा कम होती है, क्योंकि भाई बाह्यतम क्लास के जो इलेक्ट्रॉन है ना, बाह्यतम कक्षा के जो बाह्यतम कोष के जिसे बोलते हैं, वहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। देखो इसके पीछे का मैं रीजन बता देता हूँ। थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ाने आया हूँ आज के इस लेक्चर में, उतना डीप में यहाँ पर भैया यहाँ से क्वेश्चन आपका एक ही बनेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, ये नाभिक है, ये आपका कक्षा है, थोड़ा समझिएगा, N है, N-1 है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस पे प्रवेश करता है N-2 में अंदर। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, थोड़ी स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए इनका आयनन एंथैल्पी थोड़ा सा कम होता है। ठीक बच्चों, वैसे आज का जो हमारा टास्क था मुख्य रूप से वो हमने कंप्लीट करा दिया है लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी के लिए।
और वैसे बच्चों यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा, आंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन बना करता है, उसे मैं आपको यहाँ पर लिखा दूं तो ऐसे अच्छा रहेगा कि लेंथेनाइड का एक ऐसा आप लोग मिश्र धातु बताइए जो कि काफी उपयोगी होता है, तो उसका नाम है मिश्र धातु। मिश्र धातु नहीं, मिश्र धातु। मिश्र धातु यहां पर लिख लो आप लोग, मिश्र धातु। मिश्र धातु, इस मिश्र धातु में जो लेंथेनाइड होता है उसमें जैसे आपका बच्चों यहां पर मैं बता देता हूं, सीरियम है, लेंथेनम हो गया और नियोडमियम हो गया, ठीक है। इनकी जो परसेंटेज होगा बच्चों ये लगभग 90% होता है। और इसमें क्या मिलाया जाता है, आयरन मिलाया जाता है, कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम मिला दिए, कापर मिला दिए, कार्बन मिला दिए, सिलिकॉन मिला दिए, सल्फर, इसको मिलाते हैं अल्प मात्रा में। ये आपका आयरन होता है लगभग 5%, ये 90%। इनको जब मिलाते हैं तो मिश्र धातु का निर्माण हो जाता है। मिश्र धातु, यदि कोई पूछ दे मिश्र धातु है क्या, तो ये आपका जो आपका लेंथेनाइड होता है इसका मिश्र धातु है बच्चों। इसमें आपका 90% लेंथेनाइड होता है, 5% आयरन, कापर, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन आदि मिला होता है। इस प्रकार से आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।